अभी हमारा क्लास 12th का सेक्शन स्टार्ट है। तो क्लास 12th में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो इस यूनिट में आपका दिया गया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। अब यहाँ पे आपका जो जनन दिया गया है, जनन अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इनमें ये जो आपका यूनिट है, यूनिट आपका है 6 रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में सबसे पहला चैप्टर आपका दिया गया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड नंबर चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड नंबर का चैप्टर है जिनमें आपको बताया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और फोर्थ नंबर का चैप्टर है जिनमें आपका बताया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये सभी आपके जो दिए गए हैं रिप्रोडक्टिव 4 हैं, ठीक है। ये सब 4 चैप्टर जो हैं ये आपके रिप्रोडक्शन यूनिट में आते हैं और रिप्रोडक्शन यूनिट जो है आपका 6 नंबर है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम हमारा जो दिया गया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसकी बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पे आपका जो चैप्टर चल रहा है, सिलेबस चल रहा है, एनसीईआरटी के बेस पे चल रहा है। एनसीईआरटी में जो चीज लिखी गई है, पंचानन महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी के द्वारा क्या किया गया था, इनको लिखा गया था। पंचानन महेश्वरी का जन्म जो हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था और यह जो थे एम्ब्रियोलॉजी पर कार्य किया करते थे। तो एम्ब्रियोलॉजी पे जो कार्य करते थे, इनके माध्यम से इन्होंने पूरी तरह से जनन के बारे में बताया था। पंचानन महेश्वरी के द्वारा एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन सिस्टम समझाया गया है। इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आपके जो नीट है, नीट में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है जीवन अवधि। सबसे पहला आपका दिया गया है जीवन अवधि। ये जीवन अवधि क्या होती है? तो जीवन अवधि जो होती है, जीव के उत्पन्न, यानी कि जब जीव जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो वृद्धि करता है, वृद्धि करने के बाद परिपक्व होता है और परिपक्व हो जाने के बाद यह जनन करता है। जनन करने के बाद वृद्धा के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से सभी का जीवन चक्र चलता रहता है। ये आपका क्या है, लाइफ साइकिल है। तो जन्म से लेकर इनके प्राकृतिक मृत्यु तक, जन्म से लेकर इनके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं जीव के जन्म से लेकर, जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। जीवन अवधि कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ देखिए डायग्राम में आपको समझाया गया एक साइकिल के रूप में, जन्म, जन्म के बाद वृद्धि, वृद्धि के बाद परिपक्व, परिपक्व के बाद जनन करेंगे, जनन करने के बाद वृद्धा, वृद्धा के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और यही आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को क्या कहा जाता है, जीवन अवधि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जनन की, यानी कि रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? एक रिप्रोडक्शन होता है जिसको कहा जाता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए आपका जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक का मतलब जिनमें लिंग शामिल ना हो। अलैंगिक का मतलब जिनमें लिंग शामिल ना हो, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे जनन जिनमें लिंग शामिल ना हो उनको कहा जाता है अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में लिंगों की आवश्यकता होती है। तो आपके जो यहाँ पे दिए गए हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में 2 अलग अलग लिंगों की आवश्यकता होती है, या लैंगिक जनन में 2 अलग अलग लिंग भाग लेते हैं, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका जो दिया गया अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में एक ही जनक डिवाइड होके या फिर किसी तरह से 2 डॉटर सेल या 2 डॉटर का निर्माण करता है, जिसको कहा जाता है अलैंगिक जनन। अब हम नेक्स्ट समझते हैं सबसे पहले डीएनए। अब आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे आपका जो दिया गया है
रिप्रोडक्शन, इसमें डीएनए का मैटर कहाँ से आ गया, तो इसको आप समझिए, ये समझना जरूरी है आपको कि इनमें शरीर की पूरे संरचना की सूचना होती है। जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है कि इनमें शरीर किस प्रकार से बनेगा, यानी कि आपका हाथ कितना लंबा होगा, आपकी पूरी शरीर कितनी लंबी होगी, इसकी पूरी सूचना डीएनए में होता है। अब हम यहाँ पे समझते हैं अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जो जीव होता है, इस जीव में जो डीएनए होते हैं, इस जीव के डीएनए अलग अलग होने लगते हैं और इस सेल जो होता है संकीर्ण होता है और उसके बाद क्या हो जाता है, दो भाग में डिवाइड हो जाता है। तो ये जब आगे चल के दो भाग में इस तरह से संकीर्ण उत्पन्न होता है, इनका डीएनए देखिए बढ़ जाता है, डीएनए बढ़ जाता है, फिर यह भी अलग अलग भाग में विभाजित हो जाते हैं, यानी टूट के अलग अलग भाग में बढ़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए आपका दिया गया है जनक सेल, यानी कि ये जो आपका है जनक कोशिका है, इनसे देखिए आपका धीरे धीरे डिवाइड हुआ है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, जो डीएनए यहाँ पर है वही डीएनए यहाँ पर है और वही डीएनए यहाँ पर भी है और वही डीएनए यहाँ पर भी है, तो वही डीएनए यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पे जब डीएनए चेंजेस नहीं हुए हैं, तो जैसा ये सेल है, फर्स्ट सेल जैसा है, सेम वैसे ही इनके डॉटर सेल भी होंगे, क्योंकि मैं अभी बताया हूं आपको एडवांस में कि इनकी पूरे संरचना, जो इनमें शरीर की पूरी संरचना का सूचना होता है, किसमें, डीएनए में। पूरे शरीर की संरचना का जो सूचना होता है किसमें होता है, डीएनए में होता है। तो अगर डीएनए में होता है तो वही डीएनए तो यहाँ भी है, तो ऐसी शरीर की संरचना होगा तो वैसा ही बनाएगा। ऐसा डीएनए यहाँ पे है और वैसा ही यहाँ पे भी है, तो इनमें भी वही सेम कंडीशन है। तो इस प्रकार से आपका जो अलैंगिक जनन में जैसे संतान उत्पन्न होते हैं तो उनको क्लोन कहा जाता है, यानी कि जैसे ये जनक सेल हैं और वैसे ही यहाँ पे डॉटर सेल हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, क्लोन कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इनमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है और इनसे उत्पन्न होने वाले संतान को क्लोन कहा जाता है, या इनसे उत्पन्न होने वाले संतान क्लोन कहलाते हैं। तो इनसे जो उत्पन्न होते हैं संतान, उनको क्लोन कहा जाता है। अभी मैं आपको बताया हूं कि इनका जो डीएनए है वही डीएनए इनका भी है और वही डीएनए इनका भी है, यानी कि बराबर बराबर है। जैसा ए रहेंगे, ए सेल जैसे रहेंगे वैसे ही इस सेल का निर्माण भी होगा और इस सेल का निर्माण भी होगा, ठीक है। क्योंकि जैसी सूचना इन सेल के पास है कि इनका शरीर कैसा है, वही डीएनए यहाँ पे भी है, तो उस डीएनए के पास वही संरचना बनाने की सूचना है, तो ठीक वैसे ही क्या करेगा, सेल बनाएगा। जैसे देखिए ये आपका है प्रिंटर, ठीक है। अब इस प्रिंटर में जैसे ही आप कोई चीज रखेंगे और उसको निकाल देंगे तो उसको कहा जाएगा कॉपी, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से ये सिर्फ क्या करते हैं, एक कॉपी तैयार करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा ही समझ लीजिए आप, आपके व्हाट्सएप में क्या होता है कि जब कभी आप लोग व्हाट्सएप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास अगर ऐप व्हाट्सएप डबल व्हाट्सएप चाहिए होता है तो आप एक व्हाट्सएप को क्लोन कर लेते हैं। एक व्हाट्सएप को जब क्लोन कर लेते हैं सेम व्हाट्सएप आपको मिल जाता है, तो एक डुप्लीकेट व्हाट्सएप को आप क्लोन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो दिया गया, इनसे उत्पन्न होने वाले जीव जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्लोन कहलाएंगे। तो इनमें अलैंगिक जनन की बात की जा रही है। अलैंगिक जनन जो होता है ये कितने प्रकार से होता है। सबसे पहले देखिए द्विविभाजन, जिसको कहा जाता है फिजन, यानी बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के माध्यम से क्या होता है, एक जनक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट आपका है मुकुलन, खंडी भवन, पुनरुद्भवन और बीजाणु जनन। ये आपके क्या है, अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। मतलब कि इस प्रकार से क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है।
अब हम बात करते हैं सबसे पहले द्विविभाजन की। द्विविभाजन क्या होता है? द्विविभाजन देखिए, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन जब एक जनक विभाजित होकर दो संतान कोशिका बनाते हैं, यानी कि जो एक जनक विभाजित होकर दो संतति कोशिका बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? द्विविभाजन कहा जाता है। एक जनक विभाजित होकर जब दो संतान कोशिका बनाते हैं तो उनको कहा जाता है द्विविभाजन। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो में, एक आपका अमीबा है। ये अमीबा क्या है? डिवाइड होगा, डिवाइड होकर क्या करेगा? एक अलग अलग संतान बनाएगा। नेक्स्ट आपका है मुकुलन। मुकुलन में आपका क्या दिया गया है? मुकुलन को इंग्लिश में कहते हैं बडिंग और मुकुल को कहते हैं बड। ठीक है, तो इनमें जनक के शरीर से मुकुल बनता है। सबसे पहले क्या होता है? जो जनक होते हैं, जनक के शरीर से एक मुकुल बनता है। वह मुकुल जिससे क्या होता है? एक नए संतान का जन्म होता है। मुकुल से क्या होता है? एक नए संतान का जन्म होता है। जब ऐसे जन्म होता है तो इस क्रिया को कहा जाता है मुकुलन, यानी कि बडिंग। तो आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो में किस प्रकार से एक जीव से मुकुल हुआ, जिसको बड कहा जाता है, बडिंग हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक नए संतान का जन्म हुआ। नेक्स्ट आपका है खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब होता है खंडों में टूट जाना। शरीर कई भाग में विभाजित होकर एक नए संतान को जन्म देता है। तो जब शरीर जो होता है कई भाग में टूट जाता है और शरीर का हर भाग क्या करे? एक नए संतान को जन्म दे, तो इस क्रिया को कहा जाता है खंडी भवन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन। तो इनमें देखिए क्या होता है, जो अब एक एग्जांपल है आपका स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में क्या होता है कि जो स्पाइरोगाइरा होता है ये क्या करता है? एक अलग अलग भाग में यानी खंडों में टूट जाता है और खंडों में टूट जाने के बाद ये क्या करते हैं? अलग अलग संतान बना लेते हैं। जितने भाग हैं सभी भाग क्या करते हैं? अलग अलग संतान बना लेते हैं। इसको कहा जाता है खंडी भवन। नेक्स्ट आपका दिया गया है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन क्या होता है? जब भी कोई जीव का शरीर काट दिया जाए, जब किसी जीव का शरीर काट दिया जाता है तो वह उसी कटे हुए भाग जो होते हैं वह आपके एक नए संतान नहीं बनाते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनके शरीर को काटने के बाद क्या होता है? एक नए संतान का जन्म होता है। तो इस क्रिया को कहा जाता है पुनरुद्भवन। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या हो रहा है? देखिए आपका प्लेनेरिया को कई भाग में अगर काट दिया जाए तो प्लेनेरिया क्या करेगा? हर एक भाग से एक नए संतान का निर्माण कर लेगा। इस क्रिया को कहा जाता है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। तो कुछ ऐसे जीव हैं जैसे क्या होते हैं कि मतलब उनके भाग को काट देने पर रीजनरेट हो जाते हैं। जैसे आप लोग एक घर में देख लीजिए छिपकली होती हैं, छिपकली के पूंछ कट जाने पर क्या होता है? रीजनरेट हो जाता है, यानी फिर से वापस बन जाता है। अभी आप स्टारफिश को देख लीजिए। स्टारफिश में क्या है? एक आर्म और रेडियस भाग को छोड़कर बाकी सभी आर्म को काट दीजिए, वो फिर से क्या करेगा? रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जनन की बात की जा रही है। जब एक जीव के कटे भाग से नए संतान का जन्म हो जाता है उसको कहा जाता है पुनरुद्भवन। यह आपका सबसे अधिक किस में होता है? प्लेनेरिया में होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्लेनेरिया अधिक पूछा जाता है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट आपका है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है? जीव जो होते हैं ये क्या करते हैं? बीजाणु उत्पन्न करते हैं। जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। वहां पर एक नए जीव का निर्माण करता है, या फिर कह लीजिए वहां पर एक नए जीव का जन्म देता है।
इसको कहा जाता है स्पोरुलेशन या बीजाणु जनन। नेक्स्ट आपका देखिए है पौधों में जनन। अभी तक आप जो समझे हैं, अभी तक जीव में जनन समझे हैं। आपका जो दिया गया था, देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आप लोग का। अलैंगिक जनन की अगर बात की जाए, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इनसे उत्पन्न होने वाले संतान को क्लोन कहा जाता है। मैं भी एग्जाम्पल दिया हूं, जब एक जैसे कोई चीज हो तो उसको क्लोन कहते हैं। द्विविभाजन की बात की गई है यहाँ पे। सबसे पहला है आपका अलैंगिक जनन में द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फ्यूजन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुकुलन, खंडीभवन, पुनरुद्भवन और बीजाणु जनन। इसमें आपको द्विविभाजन में बताया गया है जब एक जनक के शरीर, अभी जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है अमीबा, जब एक जनक का शरीर, इनमें डीएनए पाया जाता है, तो एक जनक का शरीर क्या होने लगता है, डीएनए इनके अलग होने लगते हैं, इनमें संकीर्ण होने लगता है। इनके डीएनए जो कुछ पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से अलग होने लगते हैं। तो एक समय ऐसा आता है जिनमें बहुत अधिक संकीर्ण भी हो जाता है और इनका जो डीएनए है बहुत अधिक डिवाइड भी हो जाता है। तो इनकी डिवाइड हो जाने के बाद इनका जो बॉडी है, जो शरीर है, वो दो भाग में विभाजित हो जाता है। दो भाग में विभाजित हो जाने के बाद ये एक नए नए संतान का, ये देखिए एक जनक से दो संतान उत्पन्न हो गए। इनको कहा जाएगा पेरेंट सेल, इनको कहा जाएगा डॉटर सेल। ठीक है। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर का निर्माण होना क्या कहलाया, द्विविभाजन कहलाया। इनकी बॉडी विभाजित होकर दो डॉटर सेल बना ली। नेक्स्ट मुकुलन, इनमें क्या होता है, जनक के शरीर से मुकुल बनता है यानी बड बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक नए संतान का जन्म होता है। खंडीभवन, खंडीभवन में आपका जैसे स्पाइरोगाइरा है, इनके शरीर जो होते हैं, इनके शरीर कई भाग हो जाते हैं और कई भाग जो शरीर के हैं वह एक नए नए जीव का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, जब जीव के कटे हुए भाग से एक नए संतान का जन्म होता है तो इसको कहा जाता है पुनरुद्भवन। नेक्स्ट है आपका बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है, जब कोई जीव बीजाणु होते हैं जो ये परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाने के बाद हवा के साथ कहीं दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और दूसरे स्थान पर एक नए पौधे का जन्म देते हैं। इसको कहा जाता है स्पोरुलिना। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है अब पौधों में जनन, यानी पौधे जो होते हैं, पौधे में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देखिए पौधे में अलैंगिक जनन दिया गया है और उसके बाद दिया गया है कायिक जनन, उसके बाद दिया गया है आपका लैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन होता है, पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहा जाता है। याद रखिएगा, पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहा जाता है। और पौधों में देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, पौधों में देखिए अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में ध्यान देते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है, जिसको कायिक जनन भी कहा जाता है, पौधों में कायिक जनन जो होता है जड़ के माध्यम से हो सकता है, तना के माध्यम से हो सकता है, पत्ती के माध्यम से हो सकता है। ठीक है। इनके माध्यम से क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण हो सकता है, तो इसको कहा जाता है कायिक जनन। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जड़ तना पत्ती के द्वारा नए पौधों का बनना कायिक जनन कहलाता है। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनमें पौधों के कायिक अंग जड़ तना पत्ती द्वारा नए पौधों का बनना कायिक जनन कहलाता है। आपको जो बेटर लगे आप इसको लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जड़ तना पत्ती द्वारा नए पौधे का बनना कायिक जनन कहलाता है। ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, पौधों के कायिक अंग जड़ तना पत्ती द्वारा नए पौधे का बनना कायिक जनन कहलाता है। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है, सबसे पहला हम देखते हैं कायिक जनन की विधि, यानी कायिक जनन जो होता है किस प्रकार से होता है। कायिक जनन देखिए दो विधि से होता है,
एक तो होता है प्राकृतिक, यानी कि जिनमें पौधे स्वयं क्या करें, एक नए संतान को जन्म दें। जैसे यहाँ पे आपका जो दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे एक पौधा है और इस पौधों से, इस पौधे के जड़ से क्या हुआ, इस पौधे का जड़ दूसरी तरफ गया और वहां पे क्या किया, बाहर निकलकर एक नए पौधे का निर्माण कर लिया। इनमें देखिए ये चीज जो है आपका प्राकृतिक है, यानी कि अपने आप हुआ है ये चीज, तो इसको प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाएगा। दूसरा होता है आपका कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है, कृत्रिम का मतलब होता क्या है, इसको पहले समझिए। जहां भी आपका कृत्रिम शब्द आ जाए वहां आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा किया गया हस्तक्षेप। अगर मनुष्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप किया गया है तो उसको कहा जाएगा कृत्रिम। तो देखिए हमारा अभी स्टार्ट है कायिक जनन। यहाँ पे देखिए कायिक जनन क्या होता है। कायिक जनन में आपका देखिए कायिक जनन अलग अलग प्रकार से होते हैं। एक तो होता है आपका प्राकृतिक, लेकिन दूसरा आपका होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, आपका जहां भी कृत्रिम शब्द आए इसका मतलब होता है मानव के द्वारा हस्तक्षेप। अगर मानव के द्वारा हस्तक्षेप किया गया है तो वहां पे आपका शब्द यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे आपका जो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक का मतलब जैसे एक दूब घास है, दूब घास में क्या होता है कि उसकी जड़ फैलती है और दूसरी दूब घास बनाना स्टार्ट करती है, और फिर उसकी जड़ फैलती है, फिर उसके बाद दूब घास बनाना स्टार्ट करती है। ये चीज क्या कहलाता है, आपका प्राकृतिक कहलाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कृत्रिम, यानी कि जो मनुष्य के द्वारा हस्तक्षेप से क्या किया जाए, एक नए पौधे को विकसित किया जाए, तो उसको कहा जाता है कृत्रिम। जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो गुलाब के फूल होते हैं उनको क्या किया जाता है, कलम कर दिया जाता है इस प्रकार से, कुछ कलम करने के बाद उसको दूसरे पौधे पे ले जाके लगा दिया जाता है या फिर जमीन में लगा दिया जाता है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, तो अब इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, पहला तो होता है भूमिगत तने द्वारा। मैं भी बताया हूं तना, एक तना ले लीजिए या फिर जड़ ले लीजिए या फिर आप पत्ती ले लीजिए, इनसे क्या होता है मतलब जनन होते हैं जिसको कायिक जनन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला है भूमिगत तने द्वारा। भूमिगत तने द्वारा मतलब क्या होता है, जैसे कंद, आपका आलू जो है, एक कुछ लोग कहते हैं जड़ है, लेकिन ये जड़ नहीं है, आपका क्या है, एक तने द्वारा होता है। ठीक है, ये तना है, आलू जो है तना है। नेक्स्ट आपका है अदरक, घना कंद और शलकंद। ये आपके किसके माध्यम से होते हैं, तने के माध्यम से होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कंद की बात करें तो इनमें क्या होता है, आलू होते हैं, आलू में एक होता है, जैसे आलू हो गए, आलू में एक होते हैं आँख। आँख जो होता है, आँख के बाद यहाँ पे आपका होता है कक्षस्थ कलिकाएं। इनसे क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक नए पौधे का निर्माण होना क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो पौधों में कुछ इस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। तो आप लोग को तने के द्वारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है अवायवी तना, यानी जमीन की सतह से फैलता है। दूब हो गया, घास हो गया, मैं भी आपको एग्जाम्पल में स्टार्टिंग बताया हूँ। ये आपके होते हैं जैसे दूब घास जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अवायवी मतलब जो जमीन की सतह है वहां से क्या करते हैं, फैलते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, अधिवायवी तने द्वारा। ठीक है, ये जो फैलते हैं अधिवायवी तने द्वारा। एक तना है, यहाँ से निकलेगा, कुछ दूर पे जाएगा मिट्टी में और वहां से क्या करेगा, एक नया दूब बनाना स्टार्ट कर देगा। ये क्या होते हैं, अधिवायवी तने द्वारा होते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है आपका दूसरा, जड़ के द्वारा एक नए पौधे का विकास। जो जड़ के द्वारा क्या होता है, एक नए पौधे का विकास होता है, जैसे सतावर हो गया, शकरकंद हो गया, डहेलियां हो गए। ये सब क्या होते हैं, जो आपके पौधे होते हैं, पौधे का जड़ जो होता है ये दूर तक जाता है, दूर तक जाने के बाद फिर क्या करता है, बाहर निकल के एक पेड़ों का निर्माण करता है। तो इसको क्या कहा जाता है,
ये आपका हो गया सतह, इसको कहा जाता है जड़ के द्वारा, ठीक है। दूसरा आपका है पत्ती के द्वारा। पत्ती के द्वारा किस प्रकार से होता है, जैसे पत्तियों में क्या होता है कि पत्तियों का जो सतह होता है, पत्तियों की सतह पर आंख पाई जाती है। आंख का मतलब हो गया आपकी कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे क्या होता है एक पौधे का निर्माण होता है। इनके साइड में ये सब आपके होते हैं, ये आपके अजूबा के पौधे में आप देख सकते हैं, अजूबा के पौधे में होता है। इनकी पत्तियों से क्या होता है एक नए पौधे का निर्माण होता है, जो आपका क्या है कायिक जनन में आलैंगिक जनन है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन का मतलब क्या हो गया, जब मनुष्य के द्वारा हस्तक्षेप हो। गुलाब का पेड़, अब यहाँ पे आपका जो गुलाब का पेड़ है, गुलाब के एक कली को काटा जाता है। गुलाब के कली को काटने के बाद क्या किया जाता है, गुलाब के कली को काटने के बाद उसको कलम बनाया जाता है। कलम बना के कहीं दूसरे स्थान पर उसको लगा दिया जाता है, जिसको कलम करना कहते हैं। तो ये देखिए मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण हो रहा है, तो ये भी आपका कायिक जनन है क्योंकि अलैंगिक है। तो लेकिन ये किसके माध्यम से है, मनुष्य के हस्तक्षेप के माध्यम से, जिसके कारण इसको कहेंगे कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है दाब लगाना। दाब लगाने का मतलब कहाँ से है, जैसे कुछ पेड़ के जो टहनियां होते हैं, कुछ पेड़ के टहनियों को क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है जमीन के अंदर, इस तरह से दबा दिया जाता है। तो जमीन के अंदर इस तरह से दबाने पर क्या होता है, यहाँ से आपके रूट जड़ निकलने लगते हैं और यहाँ से एक नए पौधे का विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है दाब लगाना। दूसरा हम देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, एक गाजर के छोटे से टुकड़े, यानी कि गाजर के टिश्यू से, देखिए अगर आप लोग टिश्यू समझे तो टिश्यू क्या होता है, अभी मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बता रहा हूँ टिश्यू होता क्या है। आपका जो सूक्ष्म परिवर्धन है, इसमें क्या होता है, गाजर के एक छोटे से टुकड़े से, यहाँ पे आपका जो दिया गया गाजर के एक छोटे से टुकड़े से क्या किया जाता है, एक नए जीवों का, नए पौधों का निर्माण करना क्या कहलाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। तो सबसे पहले गाजर का एक टुकड़ा लिया जाता है, एक टिश्यू लिया जाता है, और इस टिश्यू को क्या किया जाता है, कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है। जब इसको कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं, तो इनमें देखिए आपका जो कृत्रिम पोषक माध्यम है, इनसे कैलस का निर्माण होता है। जब कैलस का निर्माण हो जाता है, कैलस के निर्माण के बाद इस कैलस को निकालकर हार्मोन्स पोषक माध्यम में रख देते हैं। हार्मोन्स पोषक माध्यम में रखने के बाद इनमें क्या होते हैं, जो रूट हैं और तने हैं निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनसे कैलस के जो रूट हैं, अब इन रूट को आप कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, खेतों में स्थापित कर सकते हैं आसानी से। ये आपके हार्मोन्स पोषक माध्यम के द्वारा होता है।